टीयर भी आएगा। तो लेंस जिस सोल्यूशन में पड़ा था वो सोल्यूशन तो आपके नलके के पानी है, और ये नलके के पानी में ज़्यादातर कॉमन है, ये बड़ा कॉमन है, नलके के पानी में ये होता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म आपके कंटेक्ट लेंस के अंदर कॉर्निया पे रहता है। ठीक है, कॉमनली ये कंटेक्ट लेंस वियरर्स में होता है। ठीक है, so it is a protozoa organism found in moss tap water. It can invade the cornea and can produce a typical chronic central ulcer with edema and inflammatory itch to the ulcer. ठीक है, ये डिफरेंट ये फाइलम प्रोटोजोआ आपने पढ़ा? नहीं, वो क्या फाइलम फाइल वो प्लस 9 यस सर, मुनीरा इन्फिनाफना मुनीरा यस सर, आपने एफएससी में पढ़ा? क्लास 9 में पढ़ा, 9 में भी है। 9 ये एक अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ है सर? खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइलम प्रोटोजोआ है। मतलब माइक्रोबायोलॉजी की माइक्रोबायोलॉजी मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये जो एक एंथामीबा है ना, ये प्रोटोजोआ का स्ट्रक्चर है। अमीबा जिसको हम अक्सर कहते थे कि तुम अमीबा की तरह हो, हमारे कॉलेज में एक लड़की थी, उसको हम अमीबा कहते थे। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, ये असल में ये हम नहीं पढ़ते तब, और अब हमें पढ़ाई नहीं जाती। अब आपके माइक्रोबायोलॉजी में करिकुलम में है नहीं, और इससे जो एडवांस करिकुलम आएगा उसमें है। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोटोजोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो ये हमारे अक्सर कॉन्टेक्ट लेंस के अंदर ये इन्फेक्शन काज करता है। ठीक है, और द ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ग्रो, एक एनवायरनमेंट नहीं होता खास इसके लिए। ठीक है, कॉर्निया पे, क्योंकि कॉर्निया जो ये एक्सपोज स्ट्रक्चर है। ठीक है, नियरली ऑल केसेस हैव अकर्ड इन सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस वियरर्स। ठीक है, तो इसीलिए ये लोकल क्वालिटी वाले लेंसेज बड़े मसले काज करते हैं, और स्पेशली सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज उसके बड़े कॉम्प्लिकेशंस है। इट कैन आल्सो इफेक्ट नॉन कॉन्टैक्ट लेंस वियरर्स। इस तरह मैंने कहा कि नलके के पानी में है, तो नलके के पानी तो वैसे भी यूज करते हैं लोग, लेंस और बगैर लेंस दोनों यूज करते ठीक है। अच्छा, the diagnosis is made by the typical appearance of the ulcer, which is chronic and confirmed by seeing amoeba in the corneal scrape. Corneal scrape वो कल्चर के लिए बेचते हैं, और उसमें फिर वो लैब में वो फिर देखते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ये इम्यूनिटी वालों का टॉपिक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये मतलब ये जो कॉर्नियल डिजीज है इसकी वजह से कॉज होती है। इसकी वजह स्पेसिफिक कॉर्नियल डिजीज अमीबा है। अमीबा प्रोटोजोआ वाला है। सर ये क्या है? ये आपने कौन सा स्लाइड इसके बाद हैं। इसके बाद का ठीक है, ये देखें कॉन्टेक्ट लेंस में ना अक्सर जो है आपका सेंट्रल पॉइंट जो है थोड़ा सा इस तरह क्लियर ऐसा होता है। कॉन्टेक्ट लेंस जब फिट होता है तो यहाँ पे मार्जिन ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस बिल्कुल फिट होता है, लेकिन फिर भी उसमें टीयर्स आ सकते हैं, क्योंकि ये लेंस और कॉर्निया के दरमियान का एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो सेंटर में ये ओपेसिटी ज्यादा होती है, पेरिफेरी में इतना नहीं होती, सीधे सेंटर में आपको नजर आएगी। और ये सारी जो चीजें हैं ना, ये अल्सर्स और मुख्तलिफ, ये फाइनली हमें केराटोकोनस तक लेके जा सकते हैं। समझ आ रही है? सर ये सारी की समझ नहीं आई, इसमें क्या है? ये आपको ये ओपेक नहीं नजर आ रहा? सर ये लेंस है, ये लेंस नहीं है, कॉर्निया ये अल्सर है, और अल्सर पर ओपेसिटी बन गई है, कॉर्निया ओपेक बन गई है। ठीक है, फाइनली अल्सर तो ओपेसिटी में चेंज होना है ना। अच्छा, अब हम कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज के बारे में बात करेंगे। कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज जो है ये बेसिकली डीजेनरेटिव डिजीजेज है, कंजेनिटली भी है और एनवायरमेंटल भी है। ठीक है, अब मैं आपको
बताता हूँ कि ये कंजेनिटल और एनवायरमेंटल कैसे हैं। देखें, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो हाई मायोप होते हैं, उसके बच्चे भी मायोप होते हैं, ऐसा है ना। कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बाल गिरते हैं, उनके बच्चे भी गंजे होते हैं। कंजेनिटल डिजीज है, ये डिजीज नहीं है, बाल गिरना डिजीज नहीं है, लेकिन वो जो हेरिडिटरी एक आ रहा है ना, उसमें आपके क्रोमोसोम्स और जीन लेवल पे ये कोडिंग है। यस ठीक है, जो लोग अपने अब्बू पे गए होते हैं और अगर उसके सिल्की बाल हो तो उसके भी होंगे, तो अगर अब्बू के हो ही ना तो इसके भी नहीं होंगे। ठीक है ना। तो ये जो डिजीज है ये या तो कंजेनिटल होंगी, ठीक है, या एनवायरमेंटल डिजेनरेशन आएंगी, या किसी पैथोलॉजी की वजह से आएंगी। ठीक है, जिस तरह हमने डाउन सिंड्रोम की बात की थी कि उसमें ट्राइसोमी होती है, तो उसमें हमारे बॉडी के हर सेल में 3 कॉपीज होते हैं, तो वो 3 कॉपीज उसको कोई और शेप बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह हेरिडिटरी और कंजेनिटल जो प्रॉब्लम्स है ना, उसमें जीन्स पे कोडिंग होती है, अकॉर्डिंग टू द कोडिंग वो स्ट्रक्चर उस तरह बनता है। तो नॉर्मली जो हम कहते हैं कि कॉर्निया का जो थिकनेस है वो 540 माइक्रोन है, तो इन पेशेंट्स में ये थिकनेस इस तरह नहीं होता। बेसिकली इन पेशेंट में अंदर जो हम कहते हैं कि कोलेजन प्रोटीन है ना कॉर्निया में, ठीक है, और गेग्स है, ग्लूकोज अमीनोग्लाइकेन है, पेप्टाइडोग्लाइकेन है, तो ये जो आपके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ये बड़े वीक होंगे। कोलेजन फाइबर्स की मतलब वो उस तरह स्ट्रॉन्ग बनते नहीं, वो फाइबर्स हो, डीजेनरेशन होती है उस फाइबर्स की। तो जब कॉर्निया में हमारे पास इस तरह डीजेनरेशन हो, यहाँ पे फाइबर्स है ये, और ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर में ये नॉर्मल फाइबर इसको सपोर्ट देते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन जब इसकी डीजेनरेशन हो तो ये फिर थिन हो जाएगी कॉर्निया, इस तरह है। और थिन कैसे होगी कि जब ये डीजेनरेशन होगी तो ये कॉर्निया एक्टेटिक फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है ना। थिन कॉर्निया अक्सर एक्टेज मतलब बल्ज आउट हो जाती है। जिस तरह हमने एक बात की थी कि वायरल एलर्जिक इन्फेक्शन में ज्यादातर शील्ड अल्सर बनता है, याद है आप लोगों को। और शील्ड अल्सर जब कॉर्निया पे बन जाए, यहाँ पे अल्सर बन गया तो ये यहाँ पे अल्सर है तो कॉर्निया थिन है इस पॉइंट पे, तो ये बल्ज हो सकता है। तो 70% जो केराटोकोनस के पेशेंट है ये एलर्जी के बाद केराटोकोनस बन जाता है। ठीक है, ये आप वार्ड और ओपीडी में देखेंगे, समझ आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो कंजेनिटल डिजीज है एनवायरमेंटल, इसमें कोलेजन फाइबर्स की डिस्ट्रोफीज होती हैं, और जब कोलेजन फाइबर्स की डिस्ट्रोफीज होती हैं तो ये इरिटेट होती है, बल्ज आउट होती है। समझ आ रही है, क्लियर है? यस सर। तो इसीलिए कहते हैं कि कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज आर डीजेनरेटिव डिजीज ऑफ द कॉर्निया एंड आर नियरली ऑलवेज बायलैटरल होती हैं। कंजेनिटल तो ऑलवेज बायलैटरल होती हैं, अक्सर बायलैटरल होती हैं। एनवायरमेंटल भी बायलैटरल हो सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है। अगर इस पेशेंट को कोलेजन फाइबर की थ्रू आउट द बॉडी इसमें प्रॉब्लम है, डिस्ट्रॉफीज है, तो कॉर्निया में तो बायलैटरल होंगी। समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, इसमें अब है केराटोकोनस कॉमन है, मतलब कॉमन डिस्ट्रॉफीज में कॉमन है। ठीक है, इस तरह नहीं है कि सारे कम्युनिटी में कॉमन है, लेकिन चूंकि केराटोकोनस मुख्तलिफ रीजंस की वजह से आ सकते हैं। पहला रीजन जो है आप याद रखें कंजेनिटल है, ठीक है। दूसरा रीजन जो है, मैक्सिमम रीजन जो है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, मैक्सिमम रीजन। तीसरे रीजन कॉर्निया में अगर कोई वहाँ पे अल्सर, इंजरी, केराटाइटिस या कोलेजन फाइबर जिसमें डिफेक्टेड हो तो वो है। और बाकी जो केराटोकोनस आता है फिर ये सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने डाउन सिंड्रोम की बात की थी, उसमें ग्लाकोमा भी था, कैटरेक्ट भी था, केराटोकोनस भी है। और वेल-मार्शानी सिंड्रोम जिसमें हमने बात की थी कि हमारा लेंस जो है मेजली एंडोमेडिट डिसलोकेट होता है और साथ में केराटोकोनस भी होते हैं। मार्फन सिंड्रोम में हमारा लेंस टेम्पोरली एंड अपवर्ड डिस्प्लेस होता है और केराटोकोनस भी होता है। तो केराटोकोनस फिर सिंड्रोम्स के साथ भी इसकी कनेक्शन है। ठीक है। अच्छा,
अब केराटोकॉनस जिस तरह मैंने आपको इसकी पैथोलॉजी बताई, ये आपकी नॉर्मल कॉर्निया है, ठीक है। इसका फ्रंट सरफेस एपिथेलियम है और बैक सरफेस एंडोथेलियम, और यहाँ पे हम कहते हैं कि 200 to 250 लेवल ऑफ स्ट्रोमा है। हम कहते हैं ना कि वो कोलेजन फाइबर्स है, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स है, ग्लूकोज अमीनोग्लाइकेन्स है, इसी तरह था। अब इसमें यहाँ पे इसकी डिजेनरेशंस होती हैं फाइबर्स की, तो ये और ये जो स्ट्रक्चर ये ऑटोमेटिकली ये इसी तरह होंगे, अंदर कुछ है नहीं, खाली है या सपोर्ट नहीं है अंदर, ठीक है। तो ये कॉर्निया जो है, ये कॉर्निया इसी तरह निकलेगी। केराटोकॉनस के पेशेंट को आप कभी देखें, ठीक है। अब इस पेशेंट में ये ज्यादातर प्यूबरिटी में होता है, बुलूगत में, ठीक है, और ये हाई मायोप के साथ भी एसोसिएटेड है। जब ये एक पेशेंट था और उसकी कॉर्निया इस तरह थी, ठीक है, ये नॉर्मल कॉर्निया, अब ये कॉर्निया एबनॉर्मल है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि आई बॉल जो इस पेशेंट का है वो ऐसा है, ठीक है। अब ये जो है इसका एक्सियल लेंथ बढ़ गया, पहले यहां पे था फिर यहां पे था, ठीक है। तो ये एक्सियल लेंथ मायोप भी होंगे ये पेशेंट, और ये हाई मायोप होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉर्निया का कर्वेचर जो है ना ये नॉर्मल है। अगर ये पेशेंट फॉर एग्जांपल आपका इमेज ड्रॉप है, अब आपकी कॉर्निया कितनी उसकी कर्वेचर बढ़ गई, तो पावर भी बढ़ेगा ना जब कर्वेचर बढ़ता है, ये हमने डिस्कस किया था। तो जब कर्वेचर बढ़ गया, पावर बढ़ गया, तो अब आपका फोकस रेटिना के पहले बनेगा, आगे बनेगा जी सर। तो ये पेशेंट हाई मायोप होते हैं, ठीक है। और कुछ कैटेगरीज इसको कर्वेचर मायोपिया में डालते हैं, कुछ कैटेगरी इसको एक्सियल मायोपिया में डालते हैं, लेकिन हाई मायोप होते हैं, ठीक है। सही है सर। अब ऐसे पेशेंट की डायग्नोसिस बड़ी सिंपल है। अगर आप काबिल ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं भी है ना, आप 60% आपको आपका नॉलेज है, तब भी आप ये डायग्नोस कर सकते हैं, इजीली डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें साइंस है, पहले हम ये पढ़ते हैं, द कॉर्निया बिकम्स कॉन शेप, केराटोकॉनस इसीलिए कहते हैं ना कि ये कॉन शेप बन जाता है, ठीक है, एंड थिन एट द सेंटर, यूजुअली बायलैटरल, 15 to 25 years of age, इस एज में बंदा बुलूगत में आता है। At first the patient's vision can be corrected with glasses. Initially केराटोकॉनस में आप ग्लासेस के साथ आपका गुजारा होता है, लेकिन एडवांस एज में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये इतना कॉन शेप हो जाता है कि इसकी जो फोकसेस होते हैं ना वो भी इरेगुलर होते हैं, ठीक है। As the disease progresses, glasses cannot correct it. Effective treatment for corneal dystrophy is corneal grafting, ठीक है। और सिर्फ ग्राफ्टिंग नहीं है, इसमें और भी टेक्निक्स है, मैं आगे आपको बताता हूँ। सर ये एट फर्स्ट पेशेंट विजन कैन बी करेक्टेड विद ग्लासेस, तो सर फर्स्ट मतलब हम डायरेक्टली क्यों नहीं करते Initially ट्रीटमेंट, इनिशियली हम क्यों नहीं करते, ग्लासेस क्यों देते हैं? देखें, पहले लोग इस तरह करते थे कि ये केराटोकॉनस जो है ये बस हाई मायोप कंसिडर करते थे, तो वो कहते चलो ग्लासेस लगाओ, ठीक है। लेकिन केराटोकॉनस के पेशेंट जब ये एडवांस करते हैं ना, और जब आप रिफ्रैक्शन करते हैं, इसमें एक रिफ्लेक्स आता है जिसको हम सिजर रिफ्लेक्स कहते हैं। तो जब ये एडवांस स्टेज में चला जाता है सिजर रिफ्लेक्स, बिल्कुल सिजर किसको कहते हैं, कैंची की तरह रिफ्लेक्स आता है, पता चल जाता है। वो मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एडवांस एज में पहले तो देखते हैं, पहले तो एक प्रैक्टिशनर जो है, अक्सर अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस स्पेशलिस्ट के पास जाए ना, वो आपको इसकी एक्सेल प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। कोलेजन क्रॉस लिंकेज, समझ आ रही है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट हम पढ़ते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे करें, ये देखें, ये तो इन्होंने बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल है सर। केराटोकॉनस इसी तरह होता है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, केराटोकॉनस इसी तरह कॉन शेप होता है,
ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसको आप वो कर दें, आसान कर दें। मैं आपको अब केराटोकॉनस प्रॉब्लम देखें। केराटोकॉनस इतना सिंपल भी नहीं है जितना स्लाइड में है। देखें, केराटोकॉनस में पहली बात याद रखें कि आपको पैथोफिजियोलॉजी का पता हो, कोलेजन फाइबर्स की डीजेनरेशन, एबनॉर्मेलिटी का या कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसका आपको पता है। ठीक है, पहली बात यह है कि ये कंजेनिटल है। दूसरा ये है कि ये पेशेंट एलर्जिक था, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में हमने बात की थी कि जो हमारे आईलिड पे कंजक्टिवा है, जिसको हम पल्पेब्रल कंजक्टिवा कहते हैं, एलर्जिक कंजक्टिवा में इस पे पेपिलास बनते हैं इसी तरह पूरे आउट तक की दूरी। ठीक है, और वो पेपिला जो है वो आपके कंजक्टिवा पे है, तो आईलिड आपके कॉर्निया पे आएगा। नॉर्मली आईलिड जब आता है तो टीयर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अगर इस तरह इरेगुलर स्ट्रक्चर हो तो वो आपके एपिथेलियम को हिट करेगा, बार बार फ्रैक्शन होंगी। ठीक है, अगर एपिथेलियम को हिट करेगा फिर स्टोमा तक भी जा सकता है। तो ऐसे पेशेंट में आपको कॉर्निया में एक अल्सर नजर आएगा जिसको हम शील्ड अल्सर कहते हैं। ठीक है, शील्ड अल्सर के बाद जब ये ट्रीटमेंट हो गई और आपके एलर्जिक पेशेंट जो है वो ट्रीट हो गए, तो ये अल्सर जो है या तो ये ओपेसिटी बनेगा या ये हील होगा, डिपेंड ऑन द डीपनेस ऑफ द अल्सर। समझ आ रही है? तो अगर यहाँ पे आपका ये जो अल्सर है ये यहाँ पे थिन है, तो कॉर्निया यहाँ पे ऐसी होगी, सेंटर में कॉर्निया आपकी ऐसी होगी। अब ये थिन है ना, तो ये आपकी बल्ज आउट करेगी क्योंकि यहाँ पे एक्वस है और एक्वस ने आई का प्रेशर मेंटेन किया है। ठीक है, तो आप देखें ना, बास्केटबॉल में जब अक्सर लोग कहते हैं कि बास्केटबॉल को आपने लात नहीं देनी क्योंकि इस पे एक दाना निकल आता है। समझ आ रही है? इसी तरह इस पे ये प्रेशर अप्लाई करेगा और ये जो है ये पार्ट आपका अब कौन बनेगा, ये इसी तरह आउट हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन है सर। ठीक है जी सर, मैंने वो परसों क्वेश्चन किया था तो आपने कहा था कि कॉर्निया के स्क्वायर तक एक्वस नहीं आता है बल्कि एपिलेटिक। तो अब यहाँ पे कैसे वो प्रेशर डालता है, मतलब देखो ये कॉर्निया जो है यहाँ पे एक्वस एंटीरियर चेंबर में, समझ आ रही है? एक्वस है ना, और ये आपकी कॉर्निया है, ये थिन है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक्वस ह्यूमर ने आई का प्रेशर बना के आई को एक शेप दिया है। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये थिन होगा तो ये इस पे सेंट्रल कॉर्निया एंड द केराटोकॉनस इज मोस्टली नेजली, द कोन इज मोस्टली नेजली। अक्सर केराटोकॉनस में कोन नेजली होते, नीचे होता है। ठीक है, सेंट्रल नहीं होता, ज्यादातर नेजली होता है। सॉरी इंफीरियरली होता है। मैं कभी कभी जो वर्ड बोलता हूँ उसको माइंड में कुछ और कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो कौन इंफीरियरली मतलब कौन आपके केराटोकॉनस का इस पॉइंट पे अक्सर होता है, नीचे होता है। ठीक है, तो ये जो अल्सर बन गया यहाँ पे कॉर्नियल थिकनेस कम हो गई, अब ये बल्ज आउट करेगा। ठीक है, जब ये बल्ज आउट करेगा तो आपका कौन नजर आए। अब इस पेशेंट में आपको कैसे, आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट है, आपको कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट में केराटोकॉनस है? पहले तो आप इस पेशेंट की विजुअल एक्यूटी करेंगे, हो सकता है इस पेशेंट की विजुअल एक्यूटी 660 हो। फिर आपने रिफ्रैक्शन करना है, तो रिफ्रैक्शन में आपने रेटिनोस्कोप यूज करना है। रेटिनोस्कोप में आपको ये रिफ्लेक्सेस ऐसे नजर आएंगे। ठीक है, आप जब उस पे लाइट डालते हैं ना, तो हमारे रेटिनोस्कोप का स्ट्रीक जो लाइट होती है ना, जो रेटिनोस्कोप से लाइट जाती है, तो ये लाइट इस तरह वर्टिकल होती है। ये लाइट जब आप आई पे डालेंगे तो ये लाइट आपको इस तरह के रिफ्लेक्सेस, नॉर्मल रिफ्लेक्सेस जो रेटिना आपको देता है वो इस तरह नॉर्मल दिखता है। ठीक है, लेकिन जब सेजर रिफ्लेक्स होगा, मतलब इरेगुलर कॉर्निया, तो उसमें एक इस तरह आएगा, दूसरा रिफ्लेक्स इस तरह आएगा, कंफ्यूजिंग से रिफ्लेक्स होंगे। तो जिस तरह कैंची बंद और खुलती है ना, इसी तरह आपको ये रिफ्लेक्सेस भी नजर आएंगे।
इसको हम सीजर रिफ्लेक्स कहते हैं। सर पदे बिल्कुल ना कोई परसों से कतली रेटिनोस्कोप का रिफ्लेक्स आपने नहीं देखा ना, तो नॉर्मल का नहीं पता तो नॉर्मल का कैसे पता होगा? ठीक है, पता ही नहीं है। जब हम रेटिनोस्कोप, आप ऐसा करें कि वो रेटिनोस्कोप और ऑप्थेल्मोस्कोप जरा लेके आए वहाँ ऑफिस से। वैसे भी आप अभी आपका वर्टिकल आप लाइट डाले या हॉरिजॉन्टल, देखें, आप जब लाइट डालते हैं ना तो ये जो रिफ्लेक्स है ना ये ऐसे खुलते हैं, एक पॉइंट पे खुलते हैं, दूसरे पॉइंट पे बंद होते हैं। ठीक है, जब आप, और ये इरेगुलर कॉर्निया में भी है रिफ्लेक्स इसी तरह आएगा। ये जो रिफ्लेक्स है ना, नॉर्मल आपकी ये प्यूपल है और ये फॉर एग्जांपल कॉर्निया है, तो जब हम प्यूपल पे रिफ्लेक्स डालते हैं तो ये इसी तरह रिफ्लेक्स आता है ना। ठीक है, जब आपने 1.5 नहीं डाला, ठीक है, आपने 1.5 लेंस वो डिस्टेंस के लिए नहीं डाला, तो रिफ्लेक्स कभी ऐसे जाएगा कभी ऐसे जाएगा, ऐसा है। लेकिन जब आप केराटोकोनस एक कोन शेप में रिफ्लेक्स डालेंगे तो इसमें ये रिफ्लेक्स इस तरह नहीं होगा, ये रिफ्लेक्स कभी ऐसे होगा और इस तरफ से ऐसे जाएगा, इस तरफ से ऐसे आएगा। कूक भाई द केंचे पशान भाई, केंचे पशान नदा सीधा में की गई जका चिदल तक चिकम दे मुसरा कॉर्निया चिकम दा आगा इरेगुलर दा यो रेगुलर कॉर्निया माने चिकम रिफ्लेक्स हो चपा इरेगुलर देखिए बड़ा डिफरेंस है। यस सर, ठीक शो दे द वजह द तम द सीजर रिफ्लेक्स राकी द्वेम दादा चिकल तदी पेशेंट तवे च तखकता ओगरा लांदे ओगरा जमा की तरफ था। ठीक शो चिकल दी खकता ओगरी नॉर्मली चिकम दे जमुंगा चिकम आइज दी आगा दासी दा जमुंगा कॉर्निया दा और दा जमुंगा आईलिड। ठीक ना, देखिए बहुत सर चाहिए अब तक मुझे का दा जमुंगा कॉर्निया सही शो। अब केराटोकोनस मरीज की बसिंग है, केराटोकोनस मरीज की चिकन ने दा फॉर एग्जांपल स्टा आईलिड, ठीक ना, और स्टा दा कॉर्निया दा नो दलता की बकोनी दा से कौन है। ठीक शो उसका तद दा आईलिड दा से लगा के ना तद नीचे का तो होगा नो दा बद पदी आईलिड बांधे चिकन ने प्रेशर अप्लाई जी लोअर आईलिड। यस सर, ठीक है सर। ठीक ना, नो दा बस चिकन ने कौन शेप दा करे नो दा बस सिंगा करे तरह पासा लगला जुबा से। अब मैं इस पेशेंट को बिठाऊंगा और मैं इसको कहूंगा कि नीचे जमीन की तरफ देखो, तो मैं इसके सुपीरियर आईलिड जो है ये मैं एलिवेट, अब यहाँ पे इसकी कॉर्निया जो है लोअर आईलिड को प्रेस करेगा, तो जब कोन होगा वो बहुत प्रेस करेगा और कोन बहुत निकला हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल कॉर्निया है ना, तो इसमें ये इसने लोअर आईलिड को प्रेस किया नीचे देके, अब ये जब कोन है तो ये लोअर आईलिड इसी तरह और भी फॉरवर्ड आएगा और इस साइन को हम मेंसन साइन कहते हैं। ठीक है, तो केराटोकोनस में कुछ साइंस है, एक आपका मेंसन साइन है, दूसरा सीजर रिफ्लेक्स है। ठीक है, इससे आप डायग्नोस करेंगे ना। उसके बाद जब आप इस पेशेंट की ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं, फंडोस्कोपी करते हैं, तो आपको फंडस ऐसे नजर आएगा, कॉर्निया, अब कॉर्निया तो फ्रंट पे है ना, ऐसे आपको नजर आएगा जैसे ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स, ऑयल ड्रॉपलेट जैसे पानी में ऑयल का एक कतरा रखा गया है, तो ऑयल की डेंसिटी एक होती है और पानी की दूसरी। जब आप पानी में तेल का कोई कतरा डालते तो वो कतरा साफ नजर आएगा। जब आप फंडस को देखेंगे तो आप कॉर्निया जो है ये एक्टेटिक है, तो कॉर्निया का उस पर बॉर्डर नजर आएंगे और फंडास्कोपी में इसको हम ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ टेक्निक्स पे मुख्तलिफ साइंस आपको नजर आएंगे ऐसे पेशेंट्स में। ठीक है जी, फिर अगर हम इस पेशेंट में स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करें तो इसमें एक रिंग्स टाइप नजर आते हैं जिसको हम प्लेशर रिंग्स कहते हैं। कॉर्निया पे आता है। और जिस पॉइंट पे ये फॉर एग्जांपल आपकी कॉर्निया है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये कोन बन गया है, ठीक है, तो ये मार्जिन जो है ना इस पे
इस पॉइंट्स पे आपकी आयरन डिपोजिशन होती है। जिस पॉइंट से कोन निकला है, कोन की शुरुआत में, यहाँ पे आपकी आयरन डिपोजिशन होती है। इसको हम फ्लेशर रिंग, ये रिंग कॉर्निया तो इस तरह है ना, और एक्टेटिक कॉर्निया भी है। तो ये जो बेसिस ऑफ द रिंग है, बेसिस ऑफ द कोन है, ये इस तरह होंगे। तो ये आपको फ्लेशर रिंग नजर आएंगे, इसमें आयरन डिपोजिशंस होंगी। ठीक है, डिटेल एग्जाम्पल के साथ, ऐसे नहीं कि आप बैठे और आपको सब कुछ नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और साइन है जिसको हम कहते हैं वॉक स्ट्राइक। कांटेक्ट लेंस में हेड स्ट्राइक बनते हैं यूजिंग में। कांटेक्ट लेंस यूजर में एक स्टोमल डिजेनरेशंस होती हैं जिसको हम हेड स्ट्राइक कहते हैं, और केराटोकॉनस में वॉक स्ट्राइक बनते हैं। ठीक है, और वॉक स्ट्राइक जो है ये स्टोमल लेवल पे, और वो कौन सा लेयर है एंडोथेलियम के बाद, डिस्मेट की ब्रेकेज अक्सर होती है। ठीक है, इसको हम वॉक स्ट्राइक कहते हैं। समझ आ रही है? वॉक स्ट्राइक समझ नहीं आई? देखिए, ये हमारे पास कॉर्निया है। ठीक है, ये हमारे पास स्टोमा है, और ये डिस्मेट है, और ये एंडोथेलियम है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे नहीं, इस पे भी नहीं, स्टोमल और डिस्मेट के लेवल पे ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं इसकी ब्रेक होती है, और वो लाइनिंग जो होती है उसको हम वॉक स्ट्राइक कहते हैं। ठीक है, और ये भी स्लिट लैम्प में बड़े फोकस से, एक है स्लिट लैम्प में फोकल रिफ्लेक्शन, एक है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। अगर हम फोकल बीम से देखेंगे, अगर हम स्लिट लैम्प की फोकस बनाएंगे तो उससे हमें एंडोथेलियम और स्ट्रोमा तक हमें पता चल सकता है। और इसी तरह स्पेकुलर रिफ्लेक्शन एक टेक्निक है जिससे भी हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये साइन आपको हो सकता है नजर ना आए, ये भी हो सकता है नजर ना आए, लेकिन ये तीनों आपको जरूर नजर आए। ठीक है, ये कॉर्निया रिफ्लेक्सेस होंगी या फंडस रिफ्लेक्सेस होंगी? आप फंडस को तो देखते हैं, बीच में कॉर्निया है। ठीक है, कॉर्निया पे ये रिफ्लेक्स, तो ये रिफ्लेक्सेस आपको जब आप फंडस देखते हैं ना, तो ये तो आपको सिजर रिफ्लेक्स है, ये तो क्लियर है, आपने देखा है। नहीं देखा नहीं है। ये जब आप मारते हैं ना वो स्लेट उस पे, तो ये इसी तरह रिफ्लेक्सेस होते हैं। जब ये रेटिना से आते हैं तो कॉर्निया से पास होंगे, कॉर्निया रेगुलर नहीं है तो गलत रिफ्लेक्सेस आएंगे। ठीक है, कॉर्निया उसको गलत तरीके से आपको पोर्ट्रे करेगा, इसी वजह से फंडस तो ठीक है, मसला तो कॉर्निया में है ना। तो जब गलत कॉर्निया से पास होंगे तो ये रिफ्लेक्सेस होंगे और ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स होगा। सही, समझ आ रही है? अच्छा, ये आपके केराटोकॉनस। अच्छा, इसमें और होता है एक्यूट हाइड्रोप, वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज आती है केराटोकॉनस से। एक्यूट हाइड्रोप में ये जो कौन होता है ना, ये बड़ा एडवांस स्टेज में होता है और बड़ी डिजेनरेशंस कॉर्निया में होती है। और अच्छा, इसमें और भी होता है, पेशेंट को मोनोकुलर डिप्लोपिया होता है। मोनोकुलर डिप्लोपिया कभी देखा है? मोनोकुलर डिप्लोपिया नॉर्मली तो डिप्लोपिया बाय नाम वन आई डिप्लोपिया जो वन आई डिप्लोपिया। देखो, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जब आप एक आई आपकी, मेरी एक आई इसकी तरफ देख रही है, ठीक है, और एक आई आपको की तरफ देख रही है, और मुझे डिप्लोपिया होगा, मुझे टू इमेजेस नजर आएंगे एट द सेम टाइम। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको देख रहा हूँ और मुझे आप एक नजर आ रहे हैं दोनों आंखों से, तो ये नॉर्मल सिंगल विजन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ और आपके मुझे दो इमेजेस नजर आ रहे हैं, तो ये डिप्लोपिया है। ऑब्जेक्ट एक है और पर एक इंसान को दो नजर आती है।
ठीक है, जी, जी, ओके। तो इसको हम डिप्लोपिया कहते हैं। सही है। ये अक्सर बायनोकुलर होता है, लेकिन मोनोकुलर डिप्लोपिया कौन सा है? एक आई में डिप्लोपिया होता है। और इसकी मैं अगर आपको एक अच्छी सी सिंपल मिसाल बता दूं तो ये अगर इंसान के एक प्यूपल की जगह दो प्यूपल हो, Obviously, दो पिक्चर लग रहा है। उसके दो इमेजेस बनेंगे। ये हो सकता है हाँ, जिसको हम पोलीकोरिया कहते हैं। समझ आ रही है? अगर आपकी ये कॉर्निया है और आपका वो आयरस है, एक यहाँ प्यूपल है एक यहाँ प्यूपल है, ठीक है, तो फिर आपको दो इमेजेस नजर आएंगे। कैटरेक्ट में भी मोनोकुलर डिप्लोपिया होता है लोगों को। वो कहते हैं जब मैं ये आंख बंद करता हूँ मुझे इस आंख से थोड़े से दो चीजें नजर आती हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी रेटिना पीछे जो है, पीछे रेटिना आपकी इसी तरह है। अब यहाँ पे एक प्यूपल है जिससे रेज आती है, फोकस होती है, यहाँ पे दूसरा जिससे रेज आती है प्यूपल पे, तो आपके रेटिना पे दो इमेजेस बन रहे हैं, तो वो दो इमेजेस ब्रेन तक जाएंगे, तो आपकी एक आई में डिप्लोपिया होगा। केरेटोकोनस में भी इसी तरह होते हैं, क्योंकि केरेटोकोनस के ये जो कॉर्निया है, केरेटोकोनस की कॉर्निया बड़ी इरेगुलर होती है, ठीक है, तो इस पॉइंट से जो जाएगी वो एक इमेज आपको, यहाँ पे जो जाएगी दूसरा इमेज आपको दिखाएगा, ठीक है सर, केरेटोकोनस के पीछे। और हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं एलिमेंटो, उन्होंने हमें कांटेक्ट में बड़े इंटरेस्ट से, मेरी नहीं है, वो कहते हैं अगर आप केरेटोकोनस के पेशेंट को, अब ये बात पता नहीं आपको समझ आएगी या नहीं, लेकिन वो कहते हैं अगर आप केरेटोकोनस के पेशेंट को -1.25 सिलेंडर एट 90 डिग्री लगाएं तो ये पेशेंट जो है ये डायरेक्ट उसकी विजुअल एक्टिविटी 618 तक आएगी, ठीक है। और अगर आप -2 सिलेंडर इसको 90 डिग्री पे लगाएं तो ये 69 तक भी आ सकती है। ये उसका पॉइंट है, मेरा नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है ना, क्योंकि जब केरेटोकोनस के पेशेंट आ जाते हैं हम उसके और साइंस के पीछे पड़ जाते हैं और डायरेक्ट टोपोग्राफी पे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये सारे साइंस हैं, तो जब हम अपने टीचर के पास ऐसे पेशेंट बड़े शौक से हम पकड़ के काशिफ साहब के पास लेके जाते हैं, डज टोपोग्राफी कर लो, बाहर भेज देते, हम कहते थे सर हमें भी तो कुछ, हम भी देख लें सब कुछ, जब हम स्टूडेंट्स थे। तो इस पेशेंट में अगर आपको इन साइन में फिर भी कंफ्यूजन है तो आप इस पेशेंट को टोपोग्राफी लिख के, ठीक है। और टोपोग्राफी क्या है? टोपोग्राफी में हम कॉर्निया की सरफेसेस को देखते हैं कि ये सरफेसेस नॉर्मल है, किस पॉइंट पे कॉर्निया का सरफेस नॉर्मल से ज्यादा है या कम है। तो केरेटोकोनस के पेशेंट में हमारे पास केरेटोकोनस में इस तरह कौन होता है, तो टोपोग्राफी जब आप करते हैं तो टोपोग्राफी में वो टोपोग्राफी का जो वो होता है वो आपको शो करता है कि ये जो एरिया है ये बल्ज हो गए। और कैसे आपको पता चलेगा? आपको टोपोग्राफी में ये एरिया रेड दिखाई देगा, तो रेड शोज के दिस कॉर्निया इज एक्टेटिक, बाहर आई है, ठीक है। ग्रीन का ये मतलब है कि ये कॉर्निया जो है ये नॉर्मल है, और ब्लू का ये है कि ये कॉर्निया फ्लैट है। नहीं फ्लैट टाइप होता है ब्लू। सर ये कौन सी जगह रेड होगी? रेड वो पार्ट होगा जहां पे आपकी कॉर्निया नॉर्मली कर्वेचर ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो जब आप टोपोग्राफी करते हैं ऐसे पेशेंट्स में तो आपको अच्छे से समझ आता है कि ये कहाँ किस किस पॉइंट पे आपको बल्जिंग है, ठीक है। समझ आ रही है? आप क्यों हंस रहे हैं हारिस? सर आता तो काशिफ से खबर हो तो सरकार रिकॉर्ड की है उसकी को वाला की बातों ना कैसे बदी यूं ना राजी मेरा मौसम। मैं सरकार को मैं खुद कहता हूँ सर आप ऐसे पेशेंट्स के साथ ऐसा करते हैं, बस डायरेक्ट से एक्सेप्ट कर सीधा। तो स्लाइड भूल गई आपसे? स्लाइड नहीं है उसमें, नहीं है, ये आप बुक में देखें। तासो ज़्लोमो हैदा डिजीज बस तासो राजी। मैं इसलिए डिटेल में करता हूँ क्योंकि आपके कुछ स्टूडेंट्स जो है वो डिटेल में ज़रूरी है उनके लिए।
तो डिटेल में अगर आप लोग 50% भी गेट कर ले तो बड़ी बात है, ठीक है। देखें केराटोकॉनस का पहला जो ट्रीटमेंट है वो स्पेक्टिकल, अगर इससे पेशेंट्स ठीक हो सकता है, उसकी विजन ठीक हो सकती है। दूसरा जो है इसके रिजिड कांटेक्ट लेंसेज है, स्पेशली आरजीपी रिजिड गेज परमिएबल